आज हम संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशंस की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। ये 1945 में बना था, जब दुनिया ने, आप कह सकते हैं, शांति और सहयोग का एक नया रास्ता बनाने की कोशिश की थी। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है उसका शीर्षक है संयुक्त राष्ट्र, एक व्यापक परिचय। तो हमारा मकसद है कि इसके पन्नों से वो बातें निकालें जो यूएन की असल तस्वीर दिखाएं। हाँ, सही कहा। अक्सर हम यूएन को सिर्फ एक बिल्डिंग या झंडे के तौर पर ही देखते हैं, पर ये तो बहुत ही जटिल व्यवस्था है। सही। और इस सामग्री के जरिए मुझे लगता है हम इसकी ताकत और इसकी जो चुनौतियां हैं दोनों को शायद बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महासभा से। जनरल असेंबली, हाँ, इसे अक्सर दुनिया की संसद भी कहते हैं। यहाँ हर देश को मतलब बराबर आवाज मिलती है। 193 सदस्य, 193 वोट। और स्रोत ये बताता है कि यहाँ जो बहसें होती हैं उनका वजन सिर्फ वोटों में नहीं बल्कि दुनिया की राय बनाने में भी है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि महासभा के प्रस्ताव भले ही वो कानूनी तौर पर बाध्यकारी ना हो, हाँ, लेकिन वो एक तरह का नैतिक दबाव बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करने में उनकी भूमिका बहुत अहम है। अच्छा। ये दिखाता है कि कूटनीति सिर्फ ताकत का खेल नहीं है बल्कि विचारों का भी है। बिल्कुल। और विचारों के मंच से अब चलते हैं उस जगह जहां असल ताकत दिखती है। सुरक्षा परिषद। हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल। स्रोत इसे यूएन का एग्जीक्यूटिव आर्म कहता है। 15 सदस्य हैं, लेकिन सारी नजरें रहती हैं P5 पर। हाँ, वो 5 स्थायी सदस्य, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस। और उनके वीटो पावर पर। और यहीं पर स्रोत एक बहुत अहम तनाव की ओर इशारा करता है ना? हाँ, बिल्कुल। कि सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी तो है दुनिया में शांति कायम करना, लेकिन ये जो स्थायी सदस्यों का वीटो पावर है, ये कई बार इसी मकसद के आड़े आ जाता है, जब उनके अपने राष्ट्रीय हित वैश्विक जरूरतों से टकराते हैं। हाँ, ये वीटो वाली बात तो वाकई बहुत पेचीदा है। स्रोत में शायद इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए होंगे कि कैसे वीटो ने कार्रवाई रोकी है। हाँ, बिल्कुल। ये इसकी प्रभावशीलता पर अक्सर सवाल खड़े करता है। सही। लेकिन यूएन सिर्फ न्यूयॉर्क की इन बड़ी बैठकों तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी खास एजेंसियां हैं जो दुनिया भर में फैली हुई हैं। स्रोत में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का जिक्र है। हाँ, और हाल की महामारियों ने तो इसकी अहमियत और भी ज्यादा दिखा दी है। निश्चित रूप से। और सिर्फ WHO ही नहीं, स्रोत यूनेस्को के बारे में भी बताता है, जो सांस्कृतिक धरोहर बचाने का काम करती। हाँ। यूनिसेफ है जो बच्चों के लिए काम कर रही है, और UNDP है जो सतत विकास लक्ष्यों पर जोर दे रही है। अच्छा। ये सारी एजेंसियां ही हैं जो जमीनी स्तर पर यूएन के आदर्शों को हकीकत में बदलती हैं, और वो भी अक्सर बहुत मुश्किल हालात में। जैसे UNEP भी है शायद। हाँ, UNEP पर्यावरण के मुद्दों पर, जैसे क्लाइमेट चेंज। हाँ, क्लाइमेट चेंज जैसा ज्वलंत मुद्दा। स्रोत यही बताता है कि ये एजेंसियां मिलकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाती हैं जो स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, पर्यावरण, मतलब हर जगह फैला है। सही बात है। और ये दिखाता है कि यूएन का काम कितना फैला हुआ है, कितना व्यापक है। ये सिर्फ शांति मिशन भेजने या प्रस्ताव पास करने तक ही सीमित नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने की एक कोशिश भी है। सही। और स्रोत के मुताबिक शायद यही इसकी असली ताकत भी है और चुनौती भी, कि इतने सारे क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम कैसे किया जाए। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी सामग्री का निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे कि यूएन एक ऐसा मंच है जो जरूरी तो है लेकिन चुनौतियों से भरा हुआ है। हाँ, मैं सहमत हूँ। स्रोत भी लगभग यही तस्वीर पेश करता है, एक अनिवार्य लेकिन अपूर्ण संगठन। अनिवार्य लेकिन अपूर्ण। ये वैश्विक सहयोग का सबसे बड़ा प्रयोग है, और इसकी सफलता और विफलता दोनों का ही हमारे भविष्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हाँ। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और बातचीत के लिए एक ढांचा तो मुहैया कराता ही है, जो आज की इस बटी हुई दुनिया में शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आज हमने संयुक्त राष्ट्र, एक व्यापक परिचय के जरिए यूएन की संरचना, उसकी ताकत और उसकी सीमाओं को समझने की कोशिश की। हाँ, और अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। बिल्कुल। कि ये जो ढांचा 1945 की दुनिया के लिए बना था, खासकर सुरक्षा परिषद की मौजूदा संरचना, क्या वो आज की और आने वाले कल की उन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है जिनकी कल्पना शायद तब किसी ने की भी नहीं होगी, जैसे साइबर सुरक्षा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर नई महामारियां? ये वाकई सोचने वाली बात है।